तो हेलो गाइस, इट्स मी दानिश मलिक। तो आज हम बात करेंगे अपने महान भारत की महान हिस्ट्री के बारे में। इसकी हिस्ट्री 3 भागों में बांटी गई है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आज हम मध्यकाल की दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसे बोलते हैं हिस्ट्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये कुल 7 से 8 राजाओं के बारे में है और ये सीधे सीधे अपने सन 1857 क्रांति पर आके खत्म होती है, जब हिंदुस्तान में पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। तो दिल्ली पे ईरान, अफगान, मंगोल और अपने ही इंडिया के राजपूत और मराठाओं ने जमकर हमला किया और इसी के कारण दिल्ली 7 बार लूटी गई और 7 बार ही बसाई गई। और दिल्ली पर इन सब राजाओं की राज करने की ख्वाहिश थी और सबसे ज्यादा राज करा है दिल्ली पर राजपूतों की तोमर डायनेस्टी ने, यानी कि तोमर वंश ने। तो तोमर वंश के पहले राजा अनपाल तोमर का नाम आपको तो कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन कलर पर देख सकते हो, दिल्ली में है। और इन्होंने ही दिल्ली का रेड कोर्ट फोर्ट बनवाया था। जो दिल्ली में रेड कोर्ट फोर्ट है वो भी अनपाल तोमर ने ही बनवाया था दिल्ली में। तो तोमर वंश के आखिरी राजा अनपाल तोमर द्वितीय ने दिल्ली का तख्त सौंप दिया। आगरा में राज कर रहे अपने पोते को, यानी ग्रैंड सन को सौंप दिया गया। तो चौहानों के पहले और आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान को ये पहले से ही पता था कि बाहर से इस्लामिक अटैक जरूर होगा, यानी कि मुसलमानों का हमला जरूर होगा। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथ, यानी कि दिल्ली के साथ सारे राजपूत राजाओं को, सारे हिंदू राजाओं को अपने साथ इकट्ठा कर लिया। और हुआ ये कि ईरान से जब पहली बार मोहम्मद गोरी अटैक करने के लिए आया तो मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मोहम्मद गोरी को जिंदा वापस जाने दिया। मोहम्मद गोरी ईरान आकर फिर से एक बहुत बड़ी सेना लेकर फिर से दिल्ली की तरफ गया और इस बार किसी और हिंदू राजाओं का साथ न मिलने की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गया। और सन 1192 में मोहम्मद गोरी को जीत हुई। मोहम्मद गोरी के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था और दिल्ली का सुल्तान बन गया था। लेकिन मोहम्मद गोरी की मौत के बाद 1206 में दिल्ली का सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का पहले गुलाम था। उसे तुर्की से खरीदा गया था गुलाम के तौर पर, जो अपनी मेहनत के दम पर पहले एक सिपाही, फिर सिपाही से एक जनरल से फिर एक सुल्तान बन गया दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद। और उसके वंश को हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और इसी गुलाम वंश में भारत की सबसे पहली शासक औरत, यानी कि एक महिला ने शासन किया था भारत की राजधानी दिल्ली पर। उनका नाम था रजिया सुल्तान। उन्होंने 4 साल तक दिल्ली पर राज किया था। लेकिन गुलाम वंश के तीसरे राजा इल्तुतमिश के बाद ही गुलाम वंश बहुत ही कमजोर पड़ गया। फिर इसका फायदा उठाया अफगान के जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर हमला करा और जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली का तख्त 1290 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया। लेकिन कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी के उसी के भतीजे ने जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारने के बाद खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बना दिल्ली का नया सुल्तान। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बात ही कुछ अलग थी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से हो रहे मंगोल अटैक को 11 बार रोका था इंडिया में होने से। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दिल्ली सल्तनत को तमिलनाडु के मदुराई तक पहुंचा दिया था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत फैल चुकी थी। और धीरे धीरे मालवाड़, मेवाड़, गुजरात, लातूर पर भी कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया की जो व्यापार में भी बहुत ज्यादा फायदे किया था, बहुत ज्यादा सुधार किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी खिलजी वंश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। खिलजी वंश के बाद फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश का पहला राजा घियातुद्दीन तुगलकों की वह सबसे बड़ी नाकामयाबी थी मंगोलों को ना रोक पाना। और इसी के कारण मंगोलों का हमला बढ़ता रहा और अफगान, ईरान, इराक और लेबनान, सीरिया ये सब जीतने के बाद
तैमूरलन, द जनरल ऑफ मंगोल आर्मी। तैमूरलन सबसे पहले इंडिया में पंजाब में आया। पंजाब के बाद फिर पंजाब में उसका सिखों और अहीरों ने खूब जम के मुकाबला करा, लेकिन वो भी बेकार हुआ, वो लोग नाकामयाब हो गए। और फिर मंगोलों ने यानी तैमूरलन ने दिल्ली पर हमला किया। 15 दिन तक लूट मार, दिल्ली को जलाया गया। फिर जाते जाते तैमूरलन ने दिल्ली को खिजर शाह को सौंप दिया और यहीं से ही सैयद वंश की शुरुआत हुई। लेकिन तैमूरलन जाते जाते उत्तरी इंडिया को तबाह कर गया, उत्तरी भारत को सबको तबाह कर गया और यहीं से ही फिर सैयद वंश की शुरुआत हुई। सैयद वंश की नींव रखी गई 1414 में। 1414 में जफर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक की मानी जाती है। इसके बाद सैयद वंश के आखिरी राजा आलम शाह ने खुद से ही, जैसे कि तोमर वंश के आखिरी राजा अनपाल तोमर ने आगरा पर राज कर रहे चौहानों को दिल्ली सौंप दी थी, और वही हुआ था सैयद वंश के आखिरी राजा आलम शाह के दौर में। आलम शाह ने दिल्ली का तख्त लोधियों के हाथ में सौंप दिया, यानी कि लोधियों के सामने सरेंडर कर दिया। और फिर लोधियों का दूसरा राजा सिकंदर लोधी, इसने इंडिया की मार्केटिंग में खूब बढ़ोतरी करी, खूब सारा वो फायदा किया। लेकिन लोधियों के आखिरी राजा मोहम्मद घोरी को चुनौती दी अफगान के बाबर ने। बाबर को इंडिया के ही राजपूत राजाओं ने बाबर को इनविटेशन भेजा था कि तुम आओ और दिल्ली पर हमला करके दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दो। राजपूतों को ये लगा था कि बाबर आएगा, दिल्ली को लूटेगा और फिर यहाँ से चला जाएगा, काबुल की तरफ चला जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर आया लेकिन वो यहीं का ही रह गया। इंडिया की मिट्टी उसे इतनी पसंद आई कि वो इंडिया का ही बनकर रह गया। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को जब जंग का न्योता भेजा तो उसने पानीपत की जमीन को चुना जंग के लिए, और बाबर हफ्तों पहले पानीपत पहुंच चुका था। वहां पे उसने एक खाई खुदवाई और उस खाई को ढकवा दिया, और बाबर की सेना वो आधुनिक सेना थी एक तरीके से। पहली बार इंडिया में गोली बारूद बंदूक और तोपों का इस्तेमाल बाबर ने ही किया था, और इसी के चलते हुए पानीपत की लड़ाई में पहली बार तोप, मैचलॉक बंदूक ये सब देखी गई। जब इब्राहिम लोधी अपनी 1 लाख की सेना लेकर पानीपत पहुंचा तो बाबर ने पहले ही खाई खुदवा दी थी, और मेन सड़क पे यानी कि मेन रास्ते पर 12,000 जो बैलगाड़ी होती हैं उन्हें लगवा देता, और बैलगाड़ियों के पीछे ही मैचलॉक बंदूकों के साथ उसके सिपाही थे। बाबर के पास 12,000 के सिपाही थे और दर्जन भर तोपें थी और कुछ मैचलॉक बंदूकें थी। तो उन मैचलॉक बंदूकों के साथ और तोपों के साथ इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इब्राहिम लोधी को मार दिया गया। फिर यहीं से ही दिल्ली पर हुकूमत चली बाबर की, जो बना मुगलों का पहला सुल्तान बाबर, जहीरुद्दीन बाबर। फिर जहीरुद्दीन बाबर की सेना में आया। फिर जहीरुद्दीन बाबर के बाद हुमायूं को सबसे बड़ी शिकस्त मिली शेरशाह सूरी से, क्योंकि हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी अपनी गलतियों को ना सुधार पाना और बार बार गलतियां करना। शेरशाह सूरी को यह पता चल चुका था कि मुगलों की जो तोप और बंदूकें हैं वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काम आती हैं, आत्मरक्षा के लिए काम आती हैं, वो अटैक के लिए यानी वार के लिए काम नहीं आती। तो जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर हमला करा तो हुमायूं दिल्ली छोड़कर अपने ही पिता के शहर काबुल भाग गया। काबुल जाने के बाद वो वहां से कुछ समय काबुल में ही रहा, और 5 साल दिल्ली पर राज करने के बाद शेरशाह सूरी के मौत हो गई। और शेरशाह सूरी ने ही जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की जो करेंसी है रुपीज, शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले रुपीज का निर्माण किया था, और शेरशाह सूरी ने ही सिविल एंड मिलिट्री बेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। शेरशाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने इसका फायदा उठाया और फिर से दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करी। फिर दिल्ली पर जीत मिलने के बाद 300 साल तक मुगलों को किसी ने भी चुनौती नहीं दी। फिर मुगल वंश में काफी सारे राजा आए,
मुगल वंश में फिर काफी सारे राजा आए, जिनमें से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर जैसे सुल्तान थे। लेकिन इन सब में से बात कुछ अलग ही थी अकबर की। अकबर ने भी वही काम किया जो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। अकबर ने भी अपने सारे राजपूत राजाओं को अपने साथ खड़ा कर लिया, जिसके कारण अकबर एक बहुत ही महान राजा बन गया। फिर उसके बाद अकबर की मौत के बाद उसका बेटा सलीम, अकबर की सल्तनत सबसे ज्यादा कमजोर तब हो गई थी जब उसी के बेटे सलीम ने विद्रोह कर दिया था। सलीम के विद्रोह के बाद मुगलिया सल्तनत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। फिर अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, अब सलीम ही जहांगीर के रूप में आया था क्योंकि सलीम ने अपना नाम बदल के जहांगीर रख लिया था। जहांगीर जब मुगलों का सुल्तान बना तो जहांगीर एक थोड़ा अय्याश और कुछ ऐसी कमजोर किस्म का राजा था। तो उसके बाद उसी का बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहां आया। और शाहजहां के बारे में आप जानते हैं शाहजहां ने क्या बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के नाम पर एक ताजमहल बनवाया था, जिसको देखने के लिए आज भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और शाहजहां को कैद कर लिया गया उसी के बेटे के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद करके आगरा में कैद करवा दिया और अपनी सल्तनत, अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली ले आया। और दिल्ली में आते ही औरंगजेब को सिखों और मराठाओं का बहुत ही ज्यादा सामना करना पड़ा। और औरंगजेब के राज में भी बाहर से हो रहे हमलों पे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा था। बाहर से हो रहे हमले तब भी जारी थे। अफगान के अब्दाली भी हमला कर रहा था और वहीं पर ही मुगलों का पतन शुरू हो गया। और सन 1800 आते मुगल से नाम के रह गए थे। सन 1600 में ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज आए थे सूरत। सन 1600 में सूरत के किनारे उतरे अंग्रेज चाय, मसाले और स्वीट का व्यापार करने के बहाने उतरे और धीरे धीरे इंडिया के व्यापार में और धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिक्स में भी शामिल हो गए। फिर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी लागू करी कि जिसका भी पुत्र या जिसका भी कोई शासन करने वाला राजा का कोई भी बेटा नहीं होगा, उसका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चला जाएगा और गोद लिया हुआ जो राजकुमार होगा उसे मान्यता नहीं मिलेगी। और फिर दिल्ली के मुगलों के आखिरी राजा बहादुर शाह जफर के सामने एक ऐलान कर दिया गया कि बहादुर शाह जफर ही मुगलों के आखिरी सुल्तान बनेंगे और उनके बाद उनके जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों की पदवी दी जाएगी। और बहादुर शाह जफर की मौत के बाद दिल्ली के लाल किले से उन्हें निकाल दिया जाएगा और दिल्ली का लाल किला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। इसी बात से पूरे इंडिया में हड़कंप मच गया था। फिर जिसके बाद सन 1857 की क्रांति का वक्त आया। 1857 की क्रांति में अफगान के पठान, मराठा, राजपूत और हिंदू सब एक साथ मिलकर सबों ने रुख करा था दिल्ली की ओर। जहां पर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। लेकिन बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने से सफा इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रेशर होने के कारण जब पूरे ही इंडिया में यानी पूरे ही अखंड भारत में क्रांति की आग भड़क चुकी थी, तब फिर जाके बहादुर शाह जफर ने ऐलानी जंग करा था। लेकिन 1857 की क्रांति को नाकामयाब कर दिया गया और 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को बर्मा, यहाँ दिल्ली से बर्मा जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है, बर्मा भेज दिया गया और उनके जो दोनों बेटों को गोली मार दी गई और उनका सर काट के बर्मा भेज दिया गया बहादुर शाह जफर को। फिर यहीं से ही मुगलों के अंत से ही अंग्रेज सीधे इंडिया पर राज करने लगे थे। और फिर 1858 में क्वीन विक्टोरिया बनी एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की शासक बनी क्वीन विक्टोरिया। तो यहीं पर ही हमारी दिल्ली की कहानी होती है स्टॉप और यहीं पर ही दिल्ली सल्तनत खत्म होती है।